हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेना गोकू। और आज की वीडियो हम कर रहे हैं थोड़ी सी अलग, क्योंकि हम अपने चैनल पे लेकर आए हैं कुछ डिफरेंट सेगमेंट जो कि है फाइनेंस से रिलेटेड। तो काफी टाइम से ये भी अपनी लाइफ में उस चीज को फॉलो कर रहे थे, फाइनेंस मैनेजमेंट को, और बहुत सारी रिसर्च कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कि उस रिसर्च का कुछ वो पार्ट जिससे हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिला, या जो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा, वो हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोग भी अपने सही समय पे सही डिसीजन लेकर अपने फाइनेंस को, यानी कि अपने मनी मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में जो है वो अप्लाई कर सके और वो आपके कुछ काम आ सके। सो हम आते हैं अपने पहले सेगमेंट पे। सेगमेंट है इमरजेंसी फंड्स। इन सभी चीजों को एक्सप्लेन जो है वो मेरे हस्बैंड करेंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच में फाइनेंस मैनेजमेंट और इस तरीके की इन्वेस्टमेंट वाली जितनी भी चीजें हैं वो यही करते हैं। क्योंकि इनको ये डिसीजन लेने में जो भी रिसर्च या जो कुछ भी चीजें करनी पड़ती है वो ये बहुत बाखूबी कर पाते हैं, और मुझे इन सब चीजों की इतनी खास नॉलेज है नहीं। तो आई थिंक हम सवाल पूछेंगे और ये जवाब देंगे। तो पहला सवाल है जी, इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू टू गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन योर चैनल और कुछ एक्सप्लेन वेलकम करने के वेलकम। लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी फंड्स। तो इमरजेंसी फंड जैसा कि नेम ही स्पेसिफाई कर रहा है, ये काइंड ऑफ इमरजेंसीज के लिए होता है। जैसे लेट्स से आप जॉब कर रहे हो या फिर आपके कुछ सिचुएशन आ गई लाइफ में, आप जॉब नहीं कर पा रहे या एकदम से आपको पैसों की अर्जेंट नीड हो गई, तो उस टाइम पे आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है। आप कोई बिजनेस भी कर सकते हो और हो सकते हो, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकते हो जो भी मतलब इन शॉर्ट जो इसकी कोई इनकम आ रही है। तो इमरजेंसी फंड ये हो जाता है कि आपकी जो मंथली इनकम होती है उसको आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव किया होता है। आपको बता रहा था कि जैसे कि आप जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा है मंथली जिससे कि आपका घर चल रहा है। तो भगवान ना करे, खुदा न खास्ता कि जॉब चले जाते, बिजनेस में कोई लॉस हो जाता, तो आपकी मंथली इनकम आनी जो है वो बंद हो जाएगी। पर घर के एक्सपेंस तो आपको फिर भी चलाने हैं। लेट्स से कि घर का रेंट है, ईएमआई है, या फिर आपके खाने पीने का खर्चा है, गाड़ी का पेट्रोल है। जो बेसिक नीड्स होती हैं वो आपकी कंप्लीट फिर भी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या सजेस्ट किया गया है कि एक इमरजेंसी फंड्स आपके पास होना चाहिए। लेट्स से कि आपकी सैलरी 50,000 है पर मंथ, तो इन शॉर्ट मिनिमम आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। लेट से वो 50 into 6 3 lakhs हो गया। तो जनरली 6 मंथ का होना चाहिए, बट आपको 1 साल का इमरजेंसी फंड आपके पास कलेक्ट करके रखना चाहिए, जो कि बनेगा आपका 50,000 के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपीज़। तो आपका सेव होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी फंड आपको रखना कहाँ पे है। तो इमरजेंसी फंड्स आप कुछ अपना लिक्विड लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। सो गाइज, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। तो आई गेस लिक्विड फंड्स और ये सब क्या होते हैं, कहाँ क्या कैसे करना चाहिए, उसकी विस्तार से हम वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज के बारे में लिखते हैं तो। सो आई गेस यस, यू कैन कंटिन्यू कि लिक्विड फंड्स और इस तरीके के काफी क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम इमरजेंसी फंड्स को जो है वो अपना डिपॉजिट करके या इन्वेस्ट करके रख सके। लिक्विड फंड्स हो गए। वैसे जनरली मैं सपोर्ट नहीं करता कि आप वैसे करो एफडी अपने इमरजेंसी फंड्स के अलावा, बट आप उसको एफडी में भी रख सकते हैं, सेफर ऑप्शन है। कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट आप अपने अकाउंट में कैश रख सकते हैं। जैसे 1 1.5 लाख रुपए आपने रख लिया, इमरजेंसी कभी रिक्वायर्ड हुआ तो आपने यूज़ कर लिया। तो इमरजेंसी फंड का सिर्फ इतना ही है। बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर फुल डिटेल चाहिए तो वो मैं बट मेरा बता एक दूंगा। क्वेश्चन है, जैसे कि आपने ये एक्सप्लेन किया कि इमरजेंसी फंड्स जो होते हैं वो किस सिचुएशन में आपको आ जाते हैं या क्या, तो ये कैसे पता लगाए कि एग्जैक्टली exactly कौन सी इमरजेंसी को इस इमरजेंसी फंड के लिए काउंट किया जाए? क्योंकि हो सकता है ना कि हर किसी के लिए उसकी इमरजेंसी डिफरेंट हो। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ही सही, बट सही और गलत के सबके मायने अलग होते हैं। तो अब किसी को अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो क्या हम सिर्फ उसकी ज़रूरतों को इमरजेंसी फंड माने, या उस किसी की मेडिकल इमरजेंसी को मतलब इमरजेंसी फंड के लिए काउंट करें? मतलब वो ऐसी कौन सी नीड्स हैं या ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें अपना इमरजेंसी फंड यूज करना चाहिए, और या मतलब नहीं यूज करना चाहिए, या क्या ये चीज कैसे हम डिसाइड करें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इमरजेंसी फंड होता है इमरजेंसीज के लिए।
वो गाड़ी खरीदने के लिए या फिर आपके कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा, पहले कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इमरजेंसी फंड सेव करने के लिए, उससे भी पहले आपके पास होना चाहिए आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस। तो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इमरजेंसी फंड को यूज़ करें, क्योंकि अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आपके पास आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मस्ट है वो। कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस और आपका लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। एंड आज के टाइम पे हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो आई थिंक हमें हेल्थ के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंश्योरेंस होते हुए भी काफी सारा क्लेम्स में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उस पर भी कभी विस्तार से वीडियो बनाएंगे। बट फर्स्टली आपका हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, ताकि वक्त आते अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, भगवान ना करे आपकी कोई भी सिचुएशन आती है, आप उसको हैंडल कर सकें, आप इतने सक्षम हो। जैसे कि अभी कोविड आया था, तो मुझे ये वाला चीज भी डिस्कस करना था कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो है वो छूट गई थी, या फिर पूरी सैलरी नहीं आ रही थी। तो उन केसेस में जब आप घर का खर्च करते हैं, और उस केसेस में जब आपके पास फंड्स नहीं होते, तो क्या उन केसेस में भी इमरजेंसी फंड्स का यूज किया जाता है? क्योंकि ये भी एक तरीके की इमरजेंसी थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोविड की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा और मार्केट इतनी डाउन रहेगी। हाँ, तो स्पेसिफिकली इमरजेंसी फंड होता ही इसलिए है कि कि कोई जब कोई अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो आपको लोन लेने के लिए ना जाना पड़े कि आप कहीं से लोन ले लिया, पैसे उधार ले रहे हो, या इन जनरल लैंग्वेज हम बोलते हैं कि भाई ब्याज पे पैसा उठा लिया, तो वो सब चीज़ें हमें ना करनी पड़े। इसके लिए हमारा इमरजेंसी फंड होता है कि एटलीस्ट अगले 3 4 5 6 महीने तक मेरे पास जॉब नहीं है या मेरा कोई इनकम कोई सोर्स नहीं है, तो तब तक इतने पैसे मेरे पास हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकूं। सिर्फ इतना कि जो नॉर्मल ज़रूरतें होती हैं, जैसे आपका खाना हो गया, आपका रहना हो गया, आपका रेंट हो गया, बिजली पानी का बिल हो गया, वो सब आप पे कर सको। इमरजेंसी फंड इसके लिए नहीं होता कि आपको नई गाड़ी लेनी लग्जरी है, या बेसिकली मतलब। लग्जरियस खर्चों के लिए नहीं होता। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मनी मैनेजमेंट जो रूल है वो एग्जैक्टली exactly कैसे वर्क करता है। मतलब अगर सपोज एक इंसान है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान है जिसकी 40 से 50 हजार सैलरी आ रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक अपर मिडिल क्लास होता है, उसका कहीं और से कुछ, कहीं से कुछ किराया आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कोई ऊपर की इनकम आ रही होती है। बट हम उन लोगों को लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए, जिनकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी आती है। सो अगर एक 40 से 50 हजार रुपए कमाने सैलरी कमाने वाला इंसान है, उसको अगर अपना मनी मैनेजमेंट करना है और उसको लगता है कि अब यही समय है, बिकॉज सी एज जो है वो अलग अलग होती है। कोई शादी से पहले सेटल होने की सोचता है, कई लोग शादी के बाद सेटल होते हैं, तो ये चीजें फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है। कई लोगों ने 30 30 40 40 साल की उम्र में इतना ड्रास्टिक चेंज पाया है अपनी लाइफ में कि वो यहाँ से यहाँ बने। कई लोग अपनी 17 18 21 साल की उम्र में भी करोड़ों करोड़ों रुपए देख लिए हैं, और आजकल ये चीजें बहुत आम है। तो हम इसको एज के बैरियर में नहीं डालेंगे कि क्या सही समय है, बट हर किसी के लिए वो सही समय जब आता है कि वो इन्वेस्ट करने की सोचे, वो मनी मैनेज करने की सोचे, वो उसको पता होता है। तो जब आपके लिए वो सही समय आए, तो आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है और क्या होता है मनी मैनेजमेंट, वो आप बताइए प्लीज। तो मनी मैनेजमेंट बेसिकली एक रूल है कि जैसे कि आपकी सैलरी आ रही है, तो आपको कितना अमाउंट आपको स्पेंड करना है, कितना अमाउंट आपको सेव करना है, या फिर आपको किन चीज़ों पे पैसा लगाना चाहिए, किन पे आपको सोचना चाहिए एक बार लगाने से पहले। जैसे कि लेट्स से कि आपके पास आपकी सैलरी आ गई, अकाउंट में क्रेडिट, अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, तो जो अभी नए नए जॉब लगती है या फिर नए बच्चे, हर कोई यही सोचता है कि मैं आईफोन ले लूँ, मैं आईफोन 14 परचेज कर लूँ। सैलरी आई, हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी ईएमआई बनवा लेंगे और इजीली फ़ोन मुझे मिल जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट रूल कहता है कि आप अपनी सैलरी जैसे ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसको आप 50 30 20 के रूल में चेंज कर लो। 50%, 30% एंड ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट के परसेंट रूल में, ओके। ओके, तो 50% कहता है कि आपकी जो भी बेसिक नीड्स हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, आपका खाने पीने का राशन का खर्चा हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, या फिर आपकी और भी कोई कपड़ों की नीड्स, ये सब हो गया। तो बेसिक नीड आप उसके लिए 50% में आप कंप्लीट करो। जो बाकी आपके का जो महीने के जो खर्चे हैं, जो मतलब महीने का आपके जो है, रेगुलर खर्चे हैं,
कि ये खर्चे तो आपके हो ही रहे हैं। इस 50% में आई थिंक जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है किसी तरीके का या कुछ, उसकी उनकी ईएमआईज वगैरह भी ईएमआई भी इसी इंक्लूड में होती जाएगी। है, क्योंकि आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके उस 50% के अंदर अंदर ही ये सारी चीजें आती हों। नेक्स्ट 30% जो है, 30% आप अपना खर्चो आपकी वांट्स पे, आपको जो लेना है। जैसे कि अभी मैंने कहा आईफोन परचेज करना है, तो वो आईफोन परचेज करना, इधर घूमना, मूवी देखना। अब लाइफ है, लाइफ भी तो जीनी है, यस। सिर्फ कमाने के सेव करने के लिए तो नहीं है। तो उस 30% को आप करिए यूज़ अपनी वांट्स के लिए, बट मेक श्योर कि 30% ही यूज़ हो। जैसे कि आपकी सैलरी 40,000 है, तो उसका 30% हो गया 12,000 रुपीज़। तो वो 12,000 रुपये आप अपनी वांट्स पे खर्च कर सकते हैं। आपको घूमना है, आपको नया फ़ोन परचेज करना है, जो भी आपको चाहिए तो वो आप उसकी ले सकते हो। ईएमआई या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो उस 30% के बैरियर में ही आए। अब सी यहाँ पे एग्जाम्पल 30% जो है वो 12,000 आ रहा है, वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। कम कमाने वाले के लिए वो और डिफरेंट होगा। हमने थोड़ा लगभग एक ऐसा अमाउंट सैलरी का डिसाइड किया है जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप अमाउंट पे ध्यान ना दें, आप परसेंटेज पे ध्यान दें। सो 30% यानी कि आपकी सैलरी का 50% आप अपनी नीड्स पे खर्च कर रहे हैं, 30% आप अपनी लग्जूरियस या कुछ भी ड्रीम्स पूरे करने में या कुछ भी अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने में कर रहे हैं। इस चीज का इसलिए यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इस महीने 10,000 कर लूंगा, अगले महीने 10,000 वो सेव कर लूंगा। बट आप इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो अगला महीना या उससे अगले महीने या उससे अगले महीने कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं और सोचते हैं चल यार इस महीने कर लेता हूँ सारी सैलरी का यूज, अभी तो मेरा ऐसा कोई खर्चा भी नहीं है, नेक्स्ट महीने से सेव कर लूंगा, हो सकता है नेक्स्ट महीने से सेव करने के लिए कुछ हो ही ना। यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि आप अपनी लग्जूरियस लाइफ भी ऐसे जिए कि आपको रिग्रेट ना हो। क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि आप जो है कुछ खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और फिर बाद में आपको उस चीज के लिए घर वालों से सुनना पड़ रहा है, माँ बाप से सुनना पड़ रहा है, या शादी के बाद अगर आप ऐसी कोई चीज कर लेते हैं तो आप की सिचुएशन ऐसी आ जाती है कुछ कि बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, तब आप वो उस चीज को एक्सपेंस को यूज नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी एक्सपेंस ऐसे भी अपनी लाइफ नहीं जीनी है कि आप कुछ करें ही ना, कि नहीं मेरे को तो बस सेव 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 ही करना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बना रहता है, क्योंकि आप लाइफ एंजॉय भी कर पाएंगे और आपका पैसा भी सेव होता है, तो आपको रिग्रेट भी नहीं होता है। तो लाइफ अच्छे से जीना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ, वो सारी चीजें करना जो हर कोई करता है, बिकॉज ये चीजें भी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी होती है। तो सिर्फ पैसे को सेव करते रहना वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा आपका रखा रह जाता है और वो यूज ही नहीं हो पाता, आप कुछ लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते, तो आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हो कि फिर वो एकदम से वो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करता है कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब लोग इतने आगे बढ़ गए। सो मनी मैनेजमेंट जो है वो लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है। जो लोग इसको सही समय पे कर लेते हैं वो अपनी लाइफ में कभी मात नहीं खाते। सो आई वुड लाइक टू स्टिल फोकस ऑन दिस पॉइंट कि अगर आप इस चीज को फॉलो कर पाए अपनी लाइफ में तो जरूर करें, इट वर्क्स। वी हैव डन दिस फॉर इयर्स, हमने सालों से इस चीज को किया है और उस 5-6 साल इस चीज को करने के बाद ये सिचुएशन आई है कि हम आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि ये वर्क करता है। और इस तरीके की सिचुएशंस हमने भी इस टाइम पे अपनी लाइफ में देखी है, कोरोना वायरस हमने भी अपनी लाइफ में देखा है, जब सबने अपने फाइनेंसेस और सब कुछ सारी चीजें हिल गई थी। तो उस टाइम पे अगर आपको स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, या अपनी लाइफ में अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करनी है, तो डू फॉलो दिस। आई गेस हम लोग ये सारे डिस्कशन के बाद वो 20% के उस पे रह गए हैं। तो एक वो 20% और जान लेते हैं कि वो 20%। तो अब हम आते हैं लास्ट अपने ऑप्शन पे, जो हमारा था 20% जो बचा हुआ था। तो 20% जो है वो हमारी सेविंग्स है। अब वो सेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि उस सेविंग्स को आप अपने अकाउंट में सेव कर लोगे, क्योंकि अकाउंट में पैसा सेव करना सबसे बड़ा लॉस होता है, वो पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। तो उस 20% से सबसे पहले तो आप अपना इमरजेंसी फंड्स बनाएंगे। और एक टाइम पे अगर आप पुश कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो मैं तो कहूँगा पुश करो, वांट्स को थोड़ा कंट्रोल करो थोड़े टाइम तक। एक इमरजेंसी फंड बना लो अपना हेल्दी, एटलीस्ट 6 मंथ का। उसके बाद आप उसको कंप्लीट 30% यूज़ कर सकते हो, 20% में से थोड़ा थोड़ा निकाल के अपना इमरजेंसी फंड कंप्लीट कर सकते हैं।
बाकी के टाइम पे जो 20% होता है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट कर सकते हो आप उसको म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, क्योंकि अगर आप अपने 20s में हैं तो इट्स टाइम फॉर यू टू टेक रिस्क। तो आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि संभलने के लिए टाइम बहुत होता है आपके पास। अगर आप अपने 30s में आ गए हैं तो रिस्क आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी अपनी फैमिली हो चुकी होगी मोस्ट प्रोबेबली, और आपका पर फैमिली का, पेरेंट्स का, बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बढ़ जाती है। तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से अपना रिस्क लेना चाहिए।